हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Light guidance in an optical fiber can be understood by considering a structure comprising of thin solid glass cylinder of refractive index N1 surrounded by a medium of lower refractive index N2. The light guidance in the structure takes place due to the successive total internal reflection at the interface of the media N1 and N2 as shown in the figure. All rays with the angles of incident I less than a particular value Im are confined in the medium of refractive index N1. The numerical aperture Na of the structure is defined as sin Im if two structure of same cross-sectional area but different numerical aperture Na1 and Na2, here Na2 is less than Na1, are joined longitudinally. The numerical aperture of the combined structure is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be total internal reflection. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट जब भी लाइट हमारे पास डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारे पास जो लाइट इंसिडेंट करती है वो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का बनाती है, और उस एंगल को हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं. दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल, जिसको हम IC या फिर जनरली C से इंडिकेट करते हैं. और अगर हम इंसिडेंट एंगल को यहाँ पे थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो हमारे पास जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में न जाकर के उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. नाउ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, वी विल ऑल्सो यूज हियर स्नेल्स लॉ. जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है, relation between the refractive index of two given medium, that is sin I divided by sin R equals N2 divided by N1 के. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर दे रखा है जिस पे लाइट एंटर कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है जो मेन कोर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे जो बाहर का मीडियम है जो कोडिंग है जिसको हम क्लैडिंग का नाम दे रहे हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये N1 के बराबर है. नाउ जब लाइट यहाँ पे एंटर करेगी इट विल मूव फ्रॉम, क्योंकि N1 की वैल्यू N2 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यहाँ पे इंसिडेंट करेगी. तो क्योंकि हम इसको इस एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हैं कि लाइट यहाँ पे दूसरे मीडियम में न जाके इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है. यानी इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करेगी दैट विल बी एट सर्टेन एंगल Im, हम उसको नाम दे सकते हैं. और यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको थीटा एंगल मान रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 90 माइनस थीटा, या हम इसको यहाँ पे 90 माइनस C के बराबर भी लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट विल बी 90 माइनस थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एट दिस पॉइंट, दिस विल बी रिटन एज N2 sin Im इक्वल्स N1 sin 90 माइनस थीटा. इस वाले पॉइंट पे हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी sin Im equals N1 divided by N2 sin 90 minus theta, this will be cos theta के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम वैल्यू को पुट कर दें cos थीटा की इन टर्म्स ऑफ द sin थीटा, इट कैन बी रिटन एज sin Im equals N1 divided by N2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें बाय द स्नेल्स लॉ sin I डिवाइडेड बाय sin R इक्वल्स N2 डिवाइडेड बाय N1 के. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर बन जाएगी और I की वैल्यू यहाँ पे थीटा के बराबर बन जाएगी. तो साइन थीटा विल बी गिवन है sin 90 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, सो इट विल बी N2 डिवाइडेड बाय N1. सो वी कैन राइट sin Im विल बी गिवन एज N1 डिवाइडेड बाय N2 विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर से. अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 के.
नाउ यहाँ से अगर हम बात करें साइन आई एम हमें रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल एपर्चर को, यानी जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी साइन आई एम की, दिस इज द न्यूमेरिकल एपर्चर, और यहाँ से न्यूमेरिकल एपर्चर की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 के। नाउ यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसी तरीके से अगर हम दो ऑप्टिकल फाइबर को लॉन्गिट्यूडनली ज्वाइन करें इस तरीके से, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास Na2 की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन Na1, यानी अगर हम दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, एक का न्यूमेरिकल अपर्चर Na1 के बराबर है और दूसरे का Na2 के बराबर है, तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है उस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करेगी जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर यहाँ पे मिनिमम होगा उसकी कंडीशन को भी यहाँ पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम न्यूमेरिकल अपर्चर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो यहाँ पे जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर यहाँ ज्यादा होगा वहां पे भी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर इज Na2। ये Na2 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो दोनों को ज्वाइन करके हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए वो हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू का न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उसके हमें इक्विवेलेंट वैल्यू के बराबर लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।